अब 3 दिन का सत्र और उस पर न विधायक का ध्यान न अफसर का, सब मस्त। पब्लिक की चिंता भले क्यों करें। गैरसैंण में सत्र तो इसलिए आहूत किया गया था ताकि पहाड़ की पहाड़ जैसी परेशानी पर थोड़ी चर्चा ही हो जाए, पर मुझे ये फोन है कि पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है, वो भी भरे सत्र के दौरान, जिसे सुनकर उत्तराखंड की जनता माथा पीटने पर मजबूर जरूर हो जाएगी। ना विधायक फोन उठाते हैं और ना सरकारी अफसर। घंटी भले बजती रहे पर हम तो रील ही बनाएंगे। ये छोटा सा वीडियो शुरुआत में ही देखिए, एक सच है जो मजेदार भी है और आपके लिए जरूरी भी है। सभी को बैठिए आप लोग, निवेदन करना चाहूंगी। 2 दिन से मैं ये मेरे संज्ञान में आ रहा है कि अफसरों के साथ भी और माननीय विधायक भी अपने मोबाइल पर ज्यादा हैं। घंटी भी सुनाई दे रही है और मोबाइल पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। काम कर रहे हैं या रील देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र अभी हाल ही संपन्न हुआ, तो प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि और सरकार ने उनसे जुड़े विषयों पर कितना काम किया है। तो आपको बता दें कि 3 दिन के इस सत्र में सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों पर कुछ काम किया हो या ना किया हो, लेकिन अपने लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने अपने गरीब विधायकों के प्रति करुणा भाव रखते हुए उनके हित में एक फैसला जरूर किया है। सत्र के पहले दिन ही सबसे पहले प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक को सदन पटल पर रखा, जिसके अंतर्गत अब विधायकों के भत्तों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसकी शायद हमारे विधायकों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इतना ही नहीं, विधेयक में विधायकों की सुविधाएं बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। हमारे माननीयों के लिए सरकार ने एक और मेहरबानी की है। विधायक व पूर्व विधायक और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज देने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। यह भी प्रावधान किया गया है कि वर्तमान और पूर्व विधायक के उपचार के लिए यदि एम्स विदेश में उपचार की सिफारिश करता है तो उसे विदेश में इलाज की सुविधा दी जाएगी, देनी भी चाहिए। आखिर स्वास्थ्य महकमा हमारा इस काबिल भी नहीं है। इसके अलावा विधायकों को भी कर्मचारियों की तर्ज पर गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यदि विधायक अपनी सुविधा व खर्च पर इलाज कराते हैं तो उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलेगी। साथ ही विधायकों को 40,000 रुपए के रेलवे कूपन और डीजल व पेट्रोल के लिए 30,000 रुपए प्रति माह नगद मिलेंगे। सोचिए, सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया है। आम जनता को इलाज मिले न मिले, पर हमारे विधायकों को देश में ही नहीं विदेश में भी ख्याल रखने की पूरी सुविधा दी जाएगी। आम जनता भले पेट्रोल डीजल की कीमतों से कितना भी परेशान हो जाए, पर हमारे विधायकों को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब जनता ने चुनकर भेजा है तो जनता के टैक्स पर अधिकार भी है नेताओं का। रेलवे कूपन 30,000 रुपये का मिलता था। कुछ माननीय विधायकों का आग्रह था कि उसको हम कैश में दें, कैश में देने का इसमें प्रावधान कर रहे हैं। जो हमारे माननीय विधायक गणों के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड जो आज हम अपने सरकारी अधिकारियों को भी दे रहे हैं, वो सुविधा उसमें देने जा रहे हैं। इस प्रकार के सैलरी बढ़ रही है विधायकों की कितनी बढ़ी सर सैलरी? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से थोड़ा बढ़ोतरी। अब जब आप ये जान ही गए हैं कि हमारे माननीयों की सरकार को इतनी चिंता है, तो ये भी जान लीजिए कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। दरअसल अभी तक विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में प्रति माह लगभग 2,90,000 रुपए मिलते हैं। अब ऐसा अनुमान है कि इस विधेयक के पास होने के बाद अब विधायकों के वेतन भत्ते करीब 4 लाख रुपए हो जाएंगे। भले आपकी सैलरी साल भर 12 घंटे काम करने के बाद थोड़ा भी ना बढ़ पाए, पर हमारे माननीयों को दोगुना पैसा करके सरकार ने अपना सबसे बड़ा फर्ज जरूर निभा दिया है। विधानसभा से यह विधेयक पास भी हो गया है। कमाल की बात यह है कि इस पर कोई चर्चा या सवाल 70 में से किसी विधायक ने किया नहीं है। जनता के मुद्दों पर जब भी सदन में बहस होती है तो विपक्ष के विधायक बहुत सवाल करते हैं, कई बार सदन से वॉकआउट तक कर देते हैं। लेकिन इस विधेयक पर किसी विधायक ने ये तक सवाल नहीं उठाया कि जिस प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ है, उस पर और कर्ज लादने की कोशिश क्यों की जा रही है। किसी भी विधायक ने यह सवाल नहीं उठाया कि पहले ही विधायकों को वेतन के भत्ते और पेंशन आदि के नाम पर लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर उनके भत्तों में वृद्धि एवं विदेश में सरकारी खर्च पर इलाज आदि से प्रदेश को कंगाल बनाने की दिशा में क्यों ले जाया जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर जनता को इलाज के नाम पर घंटों तपती गर्मी में टीन शेड के नीचे बैठकर इंतजार करवाया जाता है। प्रदेश पर वर्तमान में लगभग 80 से 90 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। गरीब वृद्ध एवं विधवाएं 1500 रुपए मासिक पेंशन में अपना गुजारा कर रही हैं, लेकिन उनको कभी इन गरीबों की चिंता नहीं सताती। विधायक अगर सच में जनता के सेवक हैं तो उनको इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं किस बात की चाहिए। अब जब सरकार ने विधायकों का ध्यान इतना रख ही लिया है तो प्रदेश की जनता को भी जानना चाहिए कि उनके विधायक सदन में उनके लिए कितनी आवाज अभी तक उठाते रहे हैं। सबसे पहले बात ग्रीष्मकालीन राजधानी की, जहां सत्र चला, उसकी ही कर लेते हैं। हालांकि एक संशय यह भी है कि इस प्रदेश में कभी किसी प्रश्न पत्र में यह सवाल इस प्रदेश के युवाओं के सामने आ गया कि इस प्रदेश की राजधानी कहां है, तो इसका जवाब वो क्या लिखेंगे, गैरसैंण या देहरादून। और सबसे बड़ा सवाल, सही उत्तर क्या माना जाएगा। यही कारण है कि हरीश रावत टॉर्च जलाकर दिन के उजाले में ग्रीष्मकालीन राजधानी ढूंढने निकले हैं, और ढूंढा भी जाना चाहिए। पर एक सवाल हरीश रावत को लेकर भी यकायक उठ ही जाता है कि उन्होंने अपने समय में राजधानी की घोषणा क्यों नहीं की। अब जब उनकी सरकार नहीं है तो टॉर्च लेकर राजधानी ढूंढने निकले हैं। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। 2023 के बाद आज पूरे 17 महीने बाद सरकार को गैरसैंण की याद आई। सरकार और मुख्यमंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ 17 महीने बाद गैरसैंण पहुंचे। हालांकि पिछली बार कई विधायकों को यहां जाने में ठंड लग रही थी, तो उन्होंने गैरसैंण में सत्र न कराने को लेकर पत्र लिखा था। हमारी सरकार को विधायकों की इतनी चिंता थी कि सरकार झट से मान भी गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी तो गैरसैंण को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मुख्यमंत्री रहते बना दिया। अच्छा होता कि एक बिल समय सीमा को लेकर भी बना देते कि इतने दिनों तक सत्र का गैरसैंण में चलना अनिवार्य है, तो क्या कहने होते। खैर, जितनी हिम्मत त्रिवेंद्र ने दिखाई उतनी शायद न किसी ने दिखाई और न आगे उम्मीद है। हालात ये हैं कि हमारे नेता यहां जाना नहीं चाहते, और अगर सत्र के नाम पर चले भी जाएं तो सत्र इतने कम दिन का होता है कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है। गैरसैंण को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह किसी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हो सकती है। ना यहां पर सड़कें उस हिसाब से हैं और ना बेसिक जरूरत की चीजें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब इसकी घोषणा की थी तो लगा था कि अब जाकर शायद कुछ तो विकास यहां हो पाएगा। इसके लिए बाकायदा एक बड़े बजट की भी उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो बजट भी पता नहीं कहां चला गया। हरीश रावत अब उसी गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी को दिन के उजाले में टॉर्च की रोशनी में ढूंढने निकले हैं, और सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार बहादुर बताइए, आपने जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी वो कहीं पर दिख रही है या नहीं। हरीश रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी खोज पाए या ना खोज पाए, लेकिन अपना जनाधार जरूर उस मुद्दे की आड़ में वो खोज रहे हैं। बहरहाल लगता है हमारे नेताओं को ग्रीष्मकालीन राजधानी कैसी होती है उसका पता ना हो, तो हमारे नेताओं को जरूर हिमाचल की ग्रीष्मकालीन राजधानी धर्मशाला का भ्रमण करना चाहिए। शायद कुछ अंदाजा लग जाए और उनके दिमाग में गैरसैंण को लेकर कोई विचार आ जाए। हालांकि इसकी भी संभावनाएं कम ही हैं। जो नेता हिमाचल के भू कानून को देखकर भी अपने उत्तराखंड का भू कानून नहीं बना पाए, उनसे यह उम्मीद करना भी बेईमानी है। गैरसैंण की याद सिर्फ सत्र के समय सरकार को इसलिए आती है क्योंकि जनता को दिखाना भी है कि देखिए हम कितनी फिक्र करते हैं पहाड़ों की। ऐसा करके वो लोगों की भावनाओं में खुद के लिए भी जगह बनाने में कामयाब हो ही जाते हैं। गैरसैंण बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है, उसकी सुध लेने वाला कोई है नहीं। हमारे माननीय विधायक मंत्री जरूर सदन में बिस्लेरी की बोतल से पानी पीते होंगे, लेकिन गैरसैंण के लोग तो प्यासे ही हैं। हर घर नल पहुंच गया पर उनमें निकलने वाला पानी नहीं पहुंचा। ऐसे हालातों में सरकार ने 3 दिन का सत्र करा के गैरसैंण पर यह एहसान ही क्यों किया। गैरसैंण में सत्र हो या ना हो, उससे वहां के आम लोगों को कोई लेना देना नहीं। उनको 3 दिन की रौनक नहीं बल्कि संपूर्ण राजधानी की दरकार है, ताकि नल में से जल भी निकले और तमाम सुविधाएं भी, और साथ ही भावनात्मक संतुष्टि भी मिले। हम क्या करें, उस राजधानी में सत्र लगे हुए हैं जब हमें अपने गांव में पानी की बूंदें प्राप्त नहीं हो रही है। आज दिन नेताओं का ज्यादा है तो यह जानना भी जरूरी है कि नेताओं ने बेरोजगारी खत्म करने का मानो कीर्तिमान जड़ा है। कैसे? नेता हमारे जनता के लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन अपनों के लिए कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे।
हाल ही में टिहरी झील में क्रूज और याट बोट संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए जो आवेदन स्वीकृत किए गए हैं उनमें एक तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयश का नाम है और दूसरा एक और नेता का। सवाल ये उठता है कि जहां प्रदेश में रोजगार को लेकर पलायन हो रहा है, वहां स्थानीय को वरीयता देने के बजाय देहरादून से एक मंत्री पुत्र और एक नेता को वरीयता देना कितना उचित है? या फिर ये कहें कि अगर बेरोजगारी को देखना है तो आप सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण के घर जाकर देखना चाहिए कि किस प्रकार सतपाल महाराज के पुत्र सुयश रावत और जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान के पति रघु सजवान बेरोजगारी में दिन काट रहे हैं। तभी तो दोनों के लिए आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। अब इनका आवेदन स्वीकार होने के बाद इनको शायद जल्दी ही ये ठेका भी मिल जाएगा, और मिले भी क्यों नहीं। अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद अगर मंत्री के बेटे को और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति को ठेका ना मिले तो फिर किसको मिलेगा? फिर किस बात का डबल इंजन? अब तो टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के ताजा बयान से भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को नैतिक समर्थन मिल गया है। किशोर उपाध्याय का कहना है कि टिहरी झील में क्रूज बोट का ठेका कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत और सोना सजवाण के पति रघुवीर सजवाण को क्यों नहीं मिल सकता? ये उनका संवैधानिक अधिकार है। मंत्री का बेटा होने से किसी ठेकेदार के संवैधानिक अधिकार तो खत्म नहीं हो जाते। सवाल यह है कि किशोर उपाध्याय आज तक कितनी बार प्रदेश के उन बेरोजगार युवाओं से मिलने देहरादून के उस ग्राउंड में पहुंचे जहां साल भर से ज्यादा समय तक प्रदेश के बेरोजगार आंदोलन कर रहे थे। यकीनन उनमें टिहरी की उनकी विधानसभा के बेरोजगार युवा भी होंगे ही। नेताओं को जनता चुनती है ताकि वो उनकी बेरोजगारी दूर करेंगे, पर वही नेता अपने घर की बेरोजगारी दूर करने में पूरी तरह से जुट जाते हैं। अब इसके लिए क्या सतपाल महाराज, क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष और क्या गोविंद सिंह कुंजवाल, पर सभी नेता ऐसे हों जो परिवार की सोचें, ये जरूरी नहीं। इसका उदाहरण भाजपा के लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत हैं, जो अपनी जनता के लिए अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना करने से भी पीछे हटते नहीं, चूकते नहीं। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने अपने क्षेत्र की एक समस्या को लेकर अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। वन अधिनियम के कारण पूरा उत्तराखंड बहुत परेशान है। एक तरफ हमारे जितने भी विकास कार्य हैं वो सारे अवरुद्ध पड़े हैं और इतनी फॉर्मेलिटीज हैं कि आप विकास कार्य कर नहीं सकते वन अधिनियम के आड़ में। इस समय मेरे क्षेत्र में परसों गोदी से छीन कर ले गया है बाघ एक बच्चे को, और ये समझो इस बात को कि हम उनको मार नहीं सकते, हम उनके खिलाफ कुछ काम वन्य जीव के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। और सरकार को मैंने निवेदन किया है कि बहुत कम जो है उनका जो मृतक हैं, जो वन्य जीव के से जो आक्रांतित होकर जो मरे हैं, उनके जो 6 लाख रुपया बहुत कम होता है। किसी परिवार का अगर चिराग बुझ जाए और उसको 6 लाख देंगे तो मैं समझता हूँ ये तीसरी हो जाती है जिम्मेदारी से, तो ये ठीक नहीं है। सत्ताधारी और विपक्षों ने पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य के सबसे आपदाग्रस्त 3 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से अभी जो है सीट खाली है विपक्ष में, और विपक्ष का जो है चमोली से नया विधायक आया, न उसको मौका मिला, न जो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त धारचूला विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले का। आप सब देखते हैं मैं जब से विधायक बना हूं हमेशा चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो मैं आपदा के मामले को लाता हूं, कार्यस्थगन के मामले में। आज दुर्भाग्यवश उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी पहाड़ में गैरसैंण में, जिसके लिए उत्तराखंड के हमारे साथी ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी बहन ने अपना सुहाग खोया, किसी बुजुर्ग ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी बेटी ने अपना बाप खोया। हमारी बहनों ने कठोर से कठोर प्रताड़ना सही। आज उसी पहाड़ के विधायकों को सदन में बोलने से रोका गया। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने गुलदारों के लिए आवाज उठाई। उत्तराखंड के पहाड़ों में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं, तो बड़े शहरों में महिलाएं आदमखोर दरिंदों से महफूज नहीं हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। खूब प्रदर्शन हो भी रहे हैं, कैंडल जलाई जा रही हैं, अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग हो रही है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से खूब राजनीति कर भी रहे हैं, लेकिन यही सब देवभूमि उत्तराखंड में भी क्यों नहीं हो रहा, जहां हर दिन एक ऐसा केस सामने आ रहा है
निर्भया जैसा केस पुलिस चौकी के बगल में हो जाता है और कोई आवाज उठती नहीं। एक नर्स की दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी जाती है और कोई कैंडल मार्च होता नहीं। कोलकाता डॉक्टर केस में हर अपडेट को दिन भर दिखाने वाला राष्ट्रीय मीडिया उत्तराखंड की खबर पर मौन हो जाता है। क्यों यहां की घटना राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक मुद्दा बनती नहीं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कई संगठन देहरादून की सड़कों पर उतरे। इसके बाद जन सैलाब बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कचहरी तक गया। लेकिन अपने ही प्रदेश में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर कोई रैली इस तरह की उत्तराखंड में दिखाई दी नहीं। देवभूमि जो महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे सुरक्षित मानी जाती थी, अचानक उसकी फिजा बदलने लगी है। जब एक लड़की बस स्टेशन जैसी जगह पर सेफ नहीं है तो फिर कहां सुरक्षित होगी? उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून के बस अड्डे पर जो कुछ हुआ वो महिला सुरक्षा के दावों का मजाक उड़ाता है। देहरादून की सबसे व्यस्त रहने वाले आईएसबीटी में किशोरी को तनिक भी आवाज नहीं था कि जिस ड्राइवर अंकल से उसने मदद ली वो ही हैवान बन जाएगा और उसकी अस्मत लूट लेगा। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भी देखने को मिला, पर यहां बलात्कार और उसके बाद हत्या की शिकार डॉक्टर नहीं थी बल्कि एक नर्स थी। शायद राष्ट्रीय मीडिया की नजर से ये नर्स वाला मामला थोड़ा ओझल हो गया। यहां भी पहले बलात्कार फिर गला दबाकर नर्स की हत्या कर दी गई। यहां भी मामला पुलिस ने सॉल्व कर लिया, जिसके लिए पुलिस मेडल की हकदार है। पर एक मेडल की हकदार पुलिस और भी है। जरा ये बयान सुनिए एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी का। उसके बाद बताते हैं कि आखिर पुलिस को दूसरा मेडल क्यों और किस लिए मिलना चाहिए। समाज किस तरफ जा रहा है ये पुलिस ने अकेला ने ठेका नहीं लिया। ये मैं क्लियरली बताता हूँ। समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में कुछ दरिंदे लोगों का क्या सोच है, एक महिला को देख के वो क्या सोच रखते हैं, उसका मैंने ठेका नहीं लिया। ठीक है ना, मैं ठेका नहीं लिया, लेकिन ये बड़ा ही गिन सोच है कि लोग ऐसा जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इन सब चीजों में। मैं कहाँ बोला ऐसे आदमी मिलना चाहिए, लेकिन आप ये बोल रहे हो ठीक है सर। अच्छे से हमें बताओ बाल आखिर उस नसीली ने बाल क्यों काट दी सर? क्या चीज? उसके बाल जो बरामद अभी तक वहीं पड़े थे, कल लेके गई है। तब हमने बुलाया, बाल जो कल लेके गई है बिल्कुल। ऐसी निकल गया है ना, अलग पड़ा था बहुत वो टोटल बाल बरामद अलग पड़ा था बहुत। जो टेक्निकल एविडेंस होगा, फुटेज वगैरह भी आगे होगी, टेक्निकल एविडेंस देखता हूँ जो होगा। नहीं समझ आए तो मेरे शब्दों में सुनिए। पुलिस के कप्तान का कहना है कि हमने समाज किस तरफ जा रहा है उसका ठेका नहीं लिया। कप्तान साहब यहां तक भी रुक जाते तो भी ठीक था। साहब ने तो यहां तक कह दिया कि दरिंदे क्या सोच रखते हैं महिलाओं को लेकर, उसका ठेका भी हमने नहीं लिया। जनाब, ठेका आपका ही है, इस बात का भी कि दरिंदे कोई भी हो उनके मन में खौफ हो आपका और आपकी पुलिस का। महिलाओं के मन में भरोसा हो अकेली सुनसान रात में भी निकलने का, क्योंकि उनकी सुरक्षा का ठेका भी आपने ही लिया है। और इसी सुरक्षा के आशय से आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिले की कमान भी दी होगी। कुल जमा 8, ठेका आपका ही है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। उत्तराखंड के अस्पताल में कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एम्स ऋषिकेश में ड्यूटी कर रही एक महिला डॉक्टर के साथ एक बार छेड़छाड़ उस वक्त हुई थी जब वो पुरुष नर्सिंग ऑफिसर के साथ मिलकर एक ऑपरेशन कर रही थी। आरोप था कि इसी दौरान पुरुष नर्सिंग ऑफिसर ने महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की। इसके बाद मामला एक तरफा लग रहा था, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब महिला डॉक्टर ने कुछ व्हाट्सएप पे चैट दिखाए और यह बताया कि कैसे पुरुष नर्सिंग ऑफिसर उसको लगातार अश्लील मैसेज भेज रहा है। इस घटना ने यह बता दिया था कि एम्स जैसे नामचीन और बड़े अस्पताल में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। अस्पताल कितने सुरक्षित हैं इसका पता है एक और घटना से हमें लगता है। इसी साल 4 जुलाई के दिन उधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में एक युवती अपने इलाज के लिए जाती है। तभी एक विवाद खड़ा हो जाता है। युवती ने अस्पताल के अटेंडेंट पर आरोप लगाया था कि उसके साथ अस्पताल के अंदर छेड़छाड़ की गई। एक और घटना हरिद्वार में इसी साल 15 जून 2024 को घटित हुई। साल 2023 से तैनात एक इंटर्न जब शाम 7:30 पर वहां पहुंची तो अस्पताल का ही एक डॉक्टर ड्यूटी के बहाने उसे एक कमरे में लेकर चला गया, फिर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद डॉक्टर इंटर्न के साथ बदतमीजी और अश्लील हरकतें करने लगा। जब इंटर्न ने इसका विरोध किया तो उसे डराया और धमकाया गया
किसी तरह से इंटर्न उस कमरे से बाहर निकली और अपनी पूरी आपबीती स्टाफ और अपने परिवार के सदस्यों को बताई। इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। हरिद्वार के बाद हल्द्वानी में भी इसी साल 23 जुलाई 2024 के दिन प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि हल्द्वानी में एक बड़ा अस्पताल चला रहे डॉक्टर और अस्पताल के मालिक ने उसके साथ अभद्रता की और उसे जान से मारने की धमकी दी। ये घटना तब हुई जब महिला अपने इलाज के लिए उस अस्पताल में गई थी। अगर बात पूरे उत्तराखंड में महिला अपराध की करें तो हर साल उत्तराखंड में महिला अपराध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की साल 2023 की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड महिला अपराध के मामले में 6ठे नंबर पर है। देहरादून जिला इस मामले में नंबर 1 पर है, जहां इस साल सबसे ज्यादा महिला अपराध के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में महिला अपराध के मामले एक वर्ष में 26% बढ़े हैं, जिसमें 905 महिलाओं से दुष्कर्म व 778 का अपहरण हुआ है। सवाल यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ नारा बनकर रह गया है। ना तो बेटियां बच पा रही हैं और ना ही ठीक से पढ़ पा रही हैं। महिलाओं की आवाज उठाने वाले राजनीतिक दल भी अपनी अपनी सहूलियतें और राज्य देखकर ही आवाज उठाने लगे हैं।